नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी फिजिक्स में यूज होने वाले जर्नल वेक्टर्स पर। सामान्यतः कितने प्रकार के सदिश हमारी फिजिक्स में यूज होंगे, आज हम उनको सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें पहला सदिश है समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, यदि समान की बात हो रही है, इसका मतलब हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हमको एक से ज्यादा सदिश की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हमने दो सदिश लिए हैं। तो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तथा दिशाएं, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान होती हैं, समान सदिश कहलाते हैं। जैसे यहां पर ये मैंने दो वेक्टर बनाए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो आपका वेक्टर ए है, इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो 5 और इसकी लंबाई भी कितनी है 5। तो अगर इसको मैं सेंटीमीटर में नापूं तो मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट इसकी डायरेक्शन भी है और ईस्ट से वेस्ट इसकी डायरेक्शन भी है। तो जब आपने ऐसे दो सदिश, ऐसे दो वेक्टर लिए जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हैं, तो वो कहलाया आपके इक्वल वेक्टर। तो अब हम कह सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि कहीं इस प्रकार लिखा हुआ है कि वेक्टर A इक्वल वेक्टर B, तो आप समझ जाइए कि A और B दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है जो हमको यूज होगा वो है हमारा ऋणात्मक या विपरीत सदिश, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपने जैसे ऊपर देखा था कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, तो उनका परिमाण और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने फिर ऐसे दो वेक्टर लिए, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनका परिमाण, जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका संख्यात्मक मान तो बराबर है। अगर ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो कैसी है, वो अपोजिट है। अगर ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो ये वाला वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है, जस्ट अपोजिट। तो जब ऐसे दो वेक्टर हमको मिलेंगे जो जस्ट अपोजिट हैं, तो आप इनको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, तो सदिश ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं। अब विपरीत सदिश क्यों कहलाते हैं ये तो हम समझ गए कि डायरेक्शन अपोजिट है। ऋणात्मक क्यों कहलाते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी में ये जो माइनस का साइन है ये अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। जैसे ये वेक्टर v की डायरेक्शन आपकी इस साइड थी, तो यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसके अपोजिट ले जाऊं, ये डायरेक्शन मैंने यहां से हटाकर ये लिया अपोजिट, तो ये जो वेक्टर v है वो माइनस का वेक्टर b लिखाएगा। तो जो b के अपोजिट है वो माइनस का b है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में यदि कहीं ये माइनस का सिंबल आ रहा है तो माइनस का सिंबल हमको बताता है अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और ये जो माइनस का वेक्टर बी है, इन दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ये दोनों अब बराबर कहलाए। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो अपोजिट वेक्टर है, इस अपोजिट वेक्टर में जो परिमाण है, जो संख्यात्मक मान है, वो तो समान होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन को ही हम माइनस के साइन द्वारा भी दर्शाते हैं, इसलिए सदिश को ऋणात्मक सदिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा समांतर या पैरेलल वेक्टर।
तो समांतर या पैरेलल रेखाएं, पैरेलल लाइंस आप जानते हैं, ये जिनमें डिस्टेंस बराबर है, समान अंतर, आप यहां से नापें अथवा यहां से नापें या बीच में नाप लें, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कैसा होगा? समान। तो ये कहलाए समान अंतर। तो ऐसी रेखाएं हमने अपने मैथ में पढ़ी हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है सदिश की। तो पैरेलल सदिश वो सदिश हैं जिनमें डायरेक्शन इक्वल है, लेकिन जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिमाण समान नहीं है। इस अपोजिट वाले वेक्टर में क्या हो रहा था? जिनका परिमाण तो इक्वल था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी। समांतर में क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो समान है लेकिन जो परिमाण है वो समान नहीं है। ये लंबाई ज्यादा है और ये लंबाई कम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो भिन्न हो, परिमाण मतलब ये संख्यात्मक मान तो भिन्न हो, समान नहीं हो, लेकिन डायरेक्शन, दिशाएं समान हो, समांतर सदिश कहलाते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। तो अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, एकांक, एक अंक। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण मतलब जिसका संख्यात्मक मान कितना हो? एक हो। जैसे यहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई जो 5 सेंटीमीटर मैंने बोली है वो 5 क्या है? संख्यात्मक मान। तो अब हम जब यूनिट वेक्टर में आ रहे हैं तो वो संख्यात्मक मान कितना होना चाहिए? 1, 1। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो वो क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। अब जो एकांक सदिश होता है उसको हम अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर ये जो हम वेक्टर एरो लगाया करते थे, ये एक कॉमन एरो है, ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में होगा। लेकिन यदि ये वेक्टर क्वांटिटी हमारी यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो हम इस पर ये कैरेट लगाएंगे, तो बोलते हैं कैरेट, या शॉर्ट फॉर्म में कैप भी कहते हैं। एक कैप पढ़ा जाता है क्योंकि इसको कैप ए या एक कैप ऐसा हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको ये जो ऊपर लगाए कैप या कैरेट कहते हैं। तो यदि कहीं पर यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो उसकी पहचान क्या है कि उसमें अंग्रेजी का जो अक्षर है उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन नहीं आएगा, बल्कि ये कैरेट का साइन आएगा, और इसको हम एक कैप पढ़ा करेंगे। तो यहां हम समझ गए कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसको दर्शाएंगे कैसे? तो अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर ये कैप का साइन लगाएंगे, कैरेट का साइन लगाएंगे। अब सदिश वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश को कैप ए लिखा जाता है। तो यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उस वेक्टर में उसके जो संख्यात्मक मान है, जो उसका परिमाण है, उससे आप भाग लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये जो दो लाइनें हैं ये मॉड कहलाती है, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब है कि वेक्टर ए का ओनली संख्यात्मक मान। यदि आपने ए के ऊपर वेक्टर लगा रखा है तो ये बनी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें संख्यात्मक मान भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन यदि इसी को मैंने ये मॉड में बंद कर दिया, इन दो लाइनों जो मॉड कहलाता है, तो इन मॉड का मतलब होता है कि हमने इसमें से डायरेक्शन को हटा दिया है, अब केवल क्या बचा है? इसका संख्यात्मक मान। तो यदि आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में उसके संख्यात्मक मान से भाग लगा देंगे तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पर वेक्टर ए की वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, तो संख्यात्मक मान कितना है इसका? 5। तो यदि हमने इसके संख्यात्मक मान जो कि 5 है उसका 5 में डिवाइड कर दो, 5 5 × 1, 5 में 5 से आप डिवाइड देंगे तो 5 डिवाइडेड 5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, है ना? 5 से 5 चला जाएगा ना। जब 5 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली 1। तो फिर आप यहां पर समझ गए हैं कि आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसका फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना, आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। अब
एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज और समझिए। देखिए यूनिट वेक्टर में क्या हो गया, जितने भी यूनिट वेक्टर हैं सबका परिमाण तो समान है, 1 है। तो फिर ये यूनिट वेक्टर हमको बताएगा क्या, ये क्या डिफरेंस करेगा। यदि 2 यूनिट वेक्टर हमारे सामने लिखे हुए हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस है डायरेक्शन का, कि परिमाण तो सबका समान है ही लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो एकांक सदिश जो होता है उसका प्रयोग हम केवल दिशा प्रदर्शित करने के लिए ही करते हैं। जैसे सामान्यतः हम जिन डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं वो एक्स वाई जेड अक्ष की दिशाएं होती हैं, कि एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में या जेड अक्ष की दिशा में। तो इन अक्षों की डायरेक्शन को हम दर्शाते कैसे हैं, एक्स अक्ष की डायरेक्शन दिखाएंगे आई कैप, वाई अक्ष की जे कैप और जेड अक्ष की के कैप से। तो यदि कहीं लिखा हुआ है 2i कैप तो इसका मतलब कि आपका जो वेक्टर है वो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में 2 यूनिट आगे बढ़ गया है। ऐसे लिखा है 5j कैप तो इसका मतलब j कैप मतलब y अक्ष की डायरेक्शन में 5 यूनिट आगे बढ़ा है। कहीं लिखा हुआ है 10k कैप तो z अक्ष की डायरेक्शन में 10 यूनिट आगे बढ़ गया है। तो यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं हमको, डायरेक्शन। नेक्स्ट है शून्य सदिश, 0 वेक्टर। तो जैसे आपने ऊपर देखा एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, वैसे ही शून्य सदिश का परिमाण 0 होता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 होगा, जिसका संख्यात्मक मान 0 होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा 0 वेक्टर या शून्य सदिश। अब लेकिन एक सोचने की बात ये आती है कि यदि किसी सदिश में परिमाण संख्यात्मक मान है ही नहीं तो फिर वो सदिश कैसे है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इनने कहा कि आप 0 वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी से हमारा मतलब है कि आप जैसे कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है, यदि आप एक कदम वहां से आगे बढ़ेंगे तो आप किसी एक डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कहीं चले ही नहीं। यदि आप कहीं चले नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं देख नहीं रहे हैं। हाँ, आप वहां पर किसी एक डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो आप चले नहीं मतलब परिमाण तो 0 है, लेकिन डायरेक्शन तो अब भी है कि आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब इस चीज को, ये तो व्यवहारिक बात हो गई समझाने के लिए। अब इस चीज को मैं आपको अभी इस 0 वेक्टर की क्यों आवश्यकता हुई, क्यों इसकी डायरेक्शन हम कुछ भी मान सकते ऐसा कह रहे हैं, इसको समझने के पीछे एक विशेष तर्क भी बताने वाला हूं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि 0 वेक्टर को हम दर्शाएंगे कैसे। 0 के ऊपर वेक्टर लगाकर। 0 वेक्टर का जो परिमाण है, संख्यात्मक मान है, वो कितना है, 0 है। बताया था ना आपको, ये जो 2 लाइनें ये मॉड कहलाती हैं। मॉड का मतलब होता है ओनली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, डायरेक्शन में इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम बगैर एरो लगाए लिखेंगे। लेकिन यदि इसमें डायरेक्शन है तो फिर वो वेक्टर साथ में आएगा। तो शून्य सदिश में शून्य परिमाण और ये उसके ऊपर वेक्टर। अब यदि इसमें परिमाण भी नहीं है, दिशा भी हम कुछ भी मान सकते हैं, तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं किसी सदिश राशि में किसी अदिश राशि का गुणा करने पर सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो मान लीजिए आपने वेक्टर ए में 0 का गुणा किया, वेक्टर ए सदिश राशि, 0 अदिश। तो जब अदिश का सदिश में गुणा करेंगे तो हमको राशि कैसी चाहिए, सदिश। तो यदि 0 का ए में गुणा करके मैं केवल 0 लिख दूं तो वो 0 तो आपकी स्केलर अदिश राशि हो गई ना। तो यदि 0 को सदिश में लिखेंगे तो वेक्टर लगाना पड़ेगा ना। तो ये इसकी आवश्यकता है कि हमको ऐसी परिस्थिति भी आ रही है जहां 0 भी हमको वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए, आप जानते हैं 2 सदिश राशियों का जोड़ना या घटाने पर सदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो यदि मैंने वेक्टर ए में से वेक्टर ए को घटा दिया तो 2 सदिश घटाए ना। तो यदि 2 सदिशों को मैं घटाऊंगा तो जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, सदिश। तो आप यदि वेक्टर ए में से वेक्टर ए घटाकर 0 लिखते हैं तो 0 तो अदिश है। तो इसलिए फिर 0 के ऊपर हमको वेक्टर लगाने की आवश्यकता
महसूस हुई, तो वहां से फिर हमको जीरो को भी वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ा। अब चूंकि ये परिमाण जीरो रखता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी दिशा हम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं शून्य सदिश पर। अब अगला सदिश देखते हैं। अगला जो सदिश है जिसका हम यूज करेंगे वो है हमारा स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत काम आता है हमारे। क्या होता है इसको समझिए। स्थिति सदिश मतलब ऐसा सदिश जो आपके किसी वस्तु की स्थिति बताए। जैसे मान लीजिए ये हमारा P पॉइंट है जिस पर कोई वस्तु रखी है, तो इसकी स्थिति बताना है हमको। तो आप जानते हैं किसी भी सिंगल वस्तु की कोई स्थिति नहीं बता सकता, उसको किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप अपने घर का एड्रेस अपने आसपास की किसी वस्तु का, किसी घर का, किसी मंदिर का या किसी गली का, मोहल्ले का कुछ ना कुछ रेफरेंस लेकर ही बताएंगे कि नियर इसके या इन फ्रंट ऑफ समथिंग, इसके बगल में, इसके पीछे। तो किसके पीछे, ये जो किसके पीछे वाली बात है, यही रेफरेंस पॉइंट है, निर्देश बिंदु है। तो जब आप किसी भी वस्तु की स्थिति बताते हैं तो आपको एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे इस P की स्थिति O के सापेक्ष OP है, OP, O से P की ओर। तो अब ये सदिश है, तो सदिश में दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। तो वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी क्षण, आप किसी क्षण क्यों कह रहे हैं, यदि आपकी जो वस्तु है उसकी समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो अब उसकी स्थिति अलग अलग समय पर अलग अलग होगी। तो इसलिए किसी क्षण किसी वस्तु की स्थिति बताता है, स्थिति सदिश कहलाता है। अब स्थिति सदिश को दिखाते हैं हम वेक्टर R से। तो O पॉइंट के सापेक्ष P पॉइंट पर रखी हुई वस्तु की जो स्थिति है वो है OP, सदिश रूप में लिया तो वेक्टर OP दिखाएंगे किससे, वेक्टर R से। तो स्थिति को बताने वाला जो सदिश होगा वो स्थिति सदिश कहलाएगा। और इसमें याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति देखेंगे तो हमको एक और पॉइंट लेना होगा जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो दूसरी चीज, यदि वस्तु हमारी गतिशील है तो वो हर समय किसी अलग पोजीशन में होगी। तो इसीलिए हम जब किसी वस्तु की स्थिति लेते हैं तो उस समय को भी काउंट करते हैं कि किस समय आपने उसकी स्थिति पूछी है। तो निर्देश बिंदु और ये समय, ये दोनों चीजें हमको स्थिति सदिश में लेनी पड़ेंगी या किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए लेनी पड़ती हैं। तो चूंकि ये वेक्टर है इसलिए आप इसको ये एरो द्वारा दिखा रहे हैं। तो स्थिति सदिश मतलब किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बताने वाला सदिश, दिखाएंगे इससे वेक्टर R से। ऐसे ही होता है विस्थापन सदिश। तो विस्थापन हम सब जानते हैं, कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वो किसी समय पर किसी एक पोजीशन में है, कुछ समय पश्चात दूसरी पोजीशन में पहुंच जाएगी। तो जो उसकी फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन और उसकी इनिशियल पोजीशन के बीच में जितने कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया है उसको दिखाने वाला जो सदिश होगा वो विस्थापन सदिश कहलाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु P पॉइंट पर रखी हुई है, कुछ समय बाद कहां पहुंच गई वो Q पॉइंट पर। तो उसने विस्थापन कितना तय किया, तो उसने विस्थापन तय किया PQ। अभी इसी PQ विस्थापन को हमको सदिश रूप में दिखाना है। तो P की स्थिति इस O के सापेक्ष OP, जिसको हमने वेक्टर R1 नाम दिया है, Q की स्थिति इस O के सापेक्ष वेक्टर R2, जिसको हमने वेक्टर OQ नाम दिया है। तो वस्तु थी किसी समय P पर, कुछ समय बाद पहुंच गई Q पर, उसकी इनिशियल प्रारंभिक स्थिति थी वेक्टर R1, उसकी अंतिम स्थिति, उसकी फाइनल पोजीशन है वेक्टर R2।
तो अंतिम माइनस प्रारंभिक जब हम करेंगे तो उसके द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल आएगा। तो ये वस्तु यदि गतिशील है तो आप डिस्प्लेसमेंट जो ले रहे हैं वो कितने समय अंतराल का ले रहे हैं, क्योंकि वस्तु लगातार चल रही है। बस तो यही चीज आप परिभाषा में लिखनी है। तो वह सदिश जो किसी निश्चित समय अंतराल में, देखिए इसका बड़ा महत्व है क्योंकि वस्तु अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग पोजीशन में होगी, तो आप किन दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं। तो वह सदिश जो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। इसको दिखाते किससे हैं, दर्शाते किससे हैं, तो वेक्टर एस से दर्शाते हैं। अब इस वेक्टर एस को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि आप उस वस्तु की जो फाइनल पोजीशन है उसमें से उसकी इनिशियल पोजीशन को घटा दीजिए। तो वेक्टर एस इज इक्वल टू इस स्थिति में वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी, वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। तो फ्रेंड्स ये वो जनरल सदिश थे, ये वो सामान्य सदिश थे जिनका प्रयोग हम अपनी फिजिक्स में कई बार करेंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये हमको बार बार यूज आने वाले हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार।